हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे, तो यूपी जीके में हम लोगों ने कला, संगीत, नृत्य ये पढ़ लिया है। मेले भी हम लोग का हो गया है। तो आज जो महोत्सव थे, तो आगे का स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल सा टॉपिक है, पर्व, त्योहार और व्रत। उसके आगे की सीरीज जो है चलचित्र वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी हो पाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो पर्व, त्योहार, व्रत, तो देखिए क्या है, जो हम हिंदू लोगों का त्योहार होता है, वैसे ये तो आप सभी को पता है, कुछ बस एक नज़र देखना है। मकर संक्रांति हो गया, जिसे खिचड़ी बोलते हैं। छठ तिला हो, एकादशी हो गया, ठीक है। तिला जिसमें तिल वगैरह के लड्डू वगैरह बनते हैं। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी जिसे सरस्वती पूजा बोलते हैं। महाशिवरात्रि, लठमार होली, होली, बसंत उत्सव, चैत नवरात्रि, रामनवमी हो गया, अक्षय तृतीया हो गई, वैशाखी, गंगा दशहरा, अन्नकूट, राधाष्टमी, दशहरा, श्री राम बलराम रथोत्सव, हरियाली, तीज, ललही छठ, नाग पंचमी, श्रावणी, रक्षाबंधन हो गया, गणेश चतुर्दशी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, तीज हो गया, नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, झूलेलाल जयंती, पितृ विसर्जन, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, करवा चौथ, छठ, अक्षय नवमी, जीवित पुत्रिका व्रत, बुढ़वा मंगल, अनंत चतुर्दशी, देव उत्थान, एकादशी आदि पर्व त्योहार हैं, ठीक है। पर्व त्योहार है जो कि हिंदू लोगों के हैं, ठीक है। आगे आते हैं, रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारावथा, फात, शबे बारात, रोज़ा हज़ारात, चेहल्लुम, सबे कदर आदि त्योहार है मुस्लिम लोगों के हो गए। बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव जयंती, बलिदान दिवस, लोहड़ी, भोगी आदि त्योहार जो हैं सिख लोगों के हैं। महावीर जयंती, शान वशरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी, चौदस, मेरु त्रयोदशी, ओली, पौष दशमी, पाशना जयंती, पर्युषण, ये सब जैन लोगों के हैं, ठीक है। महावीर जयंती इसमें इंपॉर्टेंट है। गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ईस्टर संडे हो गया, होली थर्सडे, माँ वेलंकनी पर्व, ये सब त्यौहार जो हैं ये किसके हैं, ये ईसाई लोगों के। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती की बात करें तो ये बौद्ध लोगों का है, ठीक है। आगे आते हैं चलचित्र में। तो देखिए, जो राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 1975 में लखनऊ में हुई थी, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे, तो कौन है, बीपी मिश्रा, भगवती प्रसाद मिश्रा, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आलम आरा जो मूवी है वो रिलीज हुई थी 14 मार्च 1931 को, मतलब 1931 में हुई थी। पहली बोलती फिल्म बोला जाता है, ओके। और अगर ये बोला जाए कि इसके जो फिलहाल इसके निदेशक के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ऐसे आप देखोगे, सर्च करोगे, तो इसके निदेशक जो हैं अर्देशीर ईरानी दिखाए जाते हैं। कौन है, अर्देशीर ईरानी। लेकिन अगर आप यूपी की बुक में पढ़ोगे, यूपी के लेखक के बारे में पढ़ोगे, उनके निदेशक के बारे में पढ़ोगे कौन कौन से, तो उस सीरीज में आपको बीपी मिश्रा का नाम मिलेगा, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। बीपी मतलब भगवती प्रसाद मिश्रा, ठीक है। तो आपको भगवती प्रसाद मिश्रा ध्यान रखना है। और ऐसे अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हो सकता है उसमें अगर ये पूछा जाए तो उसमें हो सकता है अर्देशीर ईरानी दिया हो, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने काम किया हो, ये बीपी मिश्रा और अर्देशीर ईरानी ने साथ में। तो बीपी मिश्रा का वैसे आ गया होगा, और इन्होंने काम किया था, मतलब कि अर्देशीर ईरानी ने उनके साथ काम किया, तो उनका नाम आ गया होगा। जैसा भी हो, फिलहाल हम लोग को इतना डीप नहीं जाना, आपको ध्यान रखना भगवती प्रसाद मिश्रा जो हैं वो देवरिया के रहने वाले हैं, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे। ये यूपी के परिप्रेक्ष्य है, ओके। पहली स्वदेशी अगर फ़िल्म की बात करें, ये तो बोलती फ़िल्म हो गई, और स्वदेशी फ़िल्म की बात करें, ठीक है, बोलती ना हो, मूक फ़िल्म थी वो, तो दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र की थी, 1913। ये 1931 की है, वो 1913 की थी, ठीक है। और उसी के एक साल पहले 1912 में पुंडलिक आई थी, जो भारत की पहली कहानी आधारित फ़िल्म थी। लेकिन इसमें था क्या भाई, दादा साहब फाल्के भी कहानी आधारित थी, लेकिन जो पुंडलिक थी उसमें जो कलाकार थे वो सारे विदेशी थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। जबकि 1913 में जो दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र आती है, उसमें सब भारतीय थे, ठीक है। तो इस वजह से ये पहली राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म मानी जाती है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियाँ क्रमशः कब कब आई थी, पहले 1999 में, 2001 में, फिर 2018 में।
फिल्मबंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 3 हैं। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 13 हैं। राज्य में कुल डाकघर 2019-20 के हिसाब से 17,670 डाकघर है। ठीक है। अब आ जाते प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो बोलियां हैं कौन कौन सी हैं। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? अक्टूबर 1947 से। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया। पहले स्वीकार कब किया गया है? अक्टूबर 1947 से। और जो अनिवार्य कर दिया गया था कार्यालयों में वो 26 जनवरी 1968 से। 26 जनवरी 1968 से 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू के राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। 1989 में 1989 में घोषित किया गया था। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी? तो ये तो आपको हिंदी में पढ़ा ही होगा। 5 उपभाषाएं, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। ठीक है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी तो जो पश्चिम की तरफ, तो इसकी जो उपबोली जो उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी? 6 उपभाषाएं कौन सी हैं? 5 हैं। ठीक है। तो उस उपभाषा जो है उसमें जो उपभाषा पश्चिमी है उसकी हिंदी की बोलियां 6 हैं। जैसे खड़ी बोली हो गया, ठीक है, ब्रज हो गया, बांगरू हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया और दक्षिण हिंदी हो गया। तो ये हमारा किसका था? ये उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियां बोली जाए तो 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्व की तरफ कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी की तरफ गढ़वाली और कुमायूं 2 भाषाएं हैं। उपभाषा बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं, तो हिंदी की बोलियां कौन है? भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, मगही। ये कौन सी? बिहारी की हो गई। राजस्थानी की बात करी जाए तो 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो उप बोलियां हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये मतलब पूरी हो गई। जो हमारे ये भारत की बात कर रहा था। अब उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो उप बोलियां हैं, जिससे हमारा खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली और भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। जो बिहारी आई थी वो उसी में भोजपुरी का है। खड़ी बोली के विकास सौर सेनी से हुआ है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ? सौर सेनी। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो है, अब किससे हुआ? सौर सेनी से। इसका तो अन्य नाम क्या है? कौरवी है, हिंदुस्तानी है, नागरी है व सरहिंदी है। कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी व सरहिंदी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी जो समान हिंदी है और उर्दू आधारित है, वो कौन सी है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का विकास सौर सेनी से। इसके अन्य नाम कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी है। और इसका जो वर्तमान साहित्यिक हिंदी और उर्दू आधारित है, कौन? खड़ी बोली पे आधारित है। कौन सी? खड़ी बोली पे। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए, आपने अभी पढ़ा था कि पश्चिमी जो हिंदी है, पश्चिम की तरफ की, उसमें खड़ी बोली, ब्रजबांगुरी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी आती है। ठीक है। तो यहीं पे जो हमारा ये है खड़ी बोली का क्षेत्र, तो ये पश्चिमी में आता है। तो उसमें पश्चिमी क्षेत्र में जो पूर्वी दिल्ली हो गया, वो मेरठ हो गया। ठीक है। हमारे जो यूपी का जो ऊपर का पार्ट है, नॉर्थ और वेस्ट का, ठीक है, उधर के देखेंगे। मेरठ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर। तो अगर आपको यूपी का मानचित्र पता है, उसका मैप पता है, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के जो ऊपर के जो है यूपी का, वो हमारा खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है। ठीक है। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? तो इसका क्षेत्र उसी के नीचे आप आ जाइए। ठीक है। जो खड़ी बोली वाले का क्षेत्र उसी के नीचे आ जाइए, तो वहाँ पे भाषा का क्षेत्र हो जाएगा। मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, कासगंज हो गया, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद कन्नौजी और ब्रज भाषा में काफी समानता है, तो इसका क्षेत्र कौन सा? उसके नीचे और आ जाइए आप। ठीक है। दक्षिण की तरफ आप बढ़ते चले जाइए, तो कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात, कानपुर। ठीक है। अवधि का विकास मागधी से हुआ, तो इसकी उप
इसमें देखिए यहाँ पे ये जो था ये सौरसेनी से हुआ था। अब अवधी का विकास किससे हुआ? मागधी से। इसकी बोली कौन सी है? तो बैसवाड़ी, मिर्जापुर, बनौदी, ये हो गया। ठीक है, तो ये अवध किसके? ब्रज वाले क्षेत्र जो है उसके नीचे का पार्ट आ जाएगा हमारा अवध का। अवधि का क्षेत्र अगर बोला जाए तो कौन कौन सी, ये तो उसकी बोलियां हो गई थी, उपबोलियां बैसवाड़ी, मिर्जापुर, मतलब जो अवधि का विकास मागधी, इसकी जो उपबोलियां हैं अवधि की, तो बैसवाड़ी है, मिर्जापुरी है, बनौदी है। अवधि का क्षेत्र अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौसाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर का कुछ पार्ट। भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र क्या है? मतलब अर्धमागधी, ना कि मागधी। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है वो भोजपुर बिहार का है। ठीक है, बिहारी वहाँ पे बोली थी, तो यहाँ बिहार का हो गया। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली उपबोली है वो कौन सी है? भोजपुरी। ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो भोजपुरी जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली उत्तर प्रदेश में उपबोली है, तो इसका क्षेत्र उसके नीचे आ जाइए, जो मतलब हमारा बिहार से लगा हुआ पार्ट होगा। मिर्ज़ापुर, चंदौली, संत रविदास नगर हो गया, वाराणसी हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सारे हो गए। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र कौन सा है? बुंदेल जो हमारा एमपी से लगा हुआ इधर का पार्ट है, झांसी की तरफ का, उधर के जो सात बुंदेलखंड का इलाका हो गया, तो वहाँ पे तो बुंदेलखंड के इलाके में बुंदेली बोली जाती है। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बघेली का विकास किससे? अर्धमागधी से बघेली का भी हुआ है। ठीक है, तो ये रीवा मध्य प्रदेश से इसका मुख्य केंद्र है। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? बघेली है। सबसे ज़्यादा भोजपुरी थी और सबसे कम बघेली है। बांदा, चित्रकूट, प्रयाग, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे जो कुछ भाग है, जो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, एमपी से लगा, उससे थोड़ा सा और नीचे चले जाइए, जो एमपी से लगे हुए जो इलाके हैं। चित्रकूट जो है, चित्रकूट में बुंदेलखंड का भी बोला जाता है, थोड़ा बघेली भी बोली जाती है। ठीक है, उसी तरह जैसे मिर्जापुर में बघेली भी है और कुछ अंश पाक जो अवध का भी है उसका। चलिए आगे आते हैं। चित्रकला और मूर्तिकला ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र के लिखनियांदरी, मानिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थल की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए, जो कि आप अभी पढ़ चुके हो। ठीक है, पीछे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली है, मतलब आगरा शैली, जिसकी नींव किसने? हुमायूं ने रखी थी। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष में थी, जिसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के काल को मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ था। प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1911 में हुई। 1925 में बंगाल के आशित कुमार हलदार, जो कि अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे, लखनऊ आए और कला और शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक दो नई शैलियों शुरू की, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। इसका अभी हम लोगों ने ऊपर इसका पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा था। ठीक है, आशित कुमार हलदार का नाम भी आया था। ठीक, लंदन प्रशिक्षित और 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए ललित मोहन सेन ने चित्रकला की को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल, ऑयल एंड पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य और आकृतियों के चित्र पर जोर दिया था। किसने? ललित मोहन सेन ने। उन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी। ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? ललित मोहन सेन ने। उन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की, उन्होंने सभी चित्रों की रचना करी। 1956 में प्रचार रहे सुधीर रंजन खासरे, इसको नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। 1956 में प्रचार रहे सुधीर रंजन खास्तगीर को इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। मेरठ निवासी चमन सिंह चमन ने चित्रकला और मूर्तिकला में 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याति अर्जित की। प्रख्यात चित्रकार किरण इनकी धर्मपत्नी है। इतना नॉलेज फिलहाल इतना नहीं डीप जाना है। जय नारायण सिंह व अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार रहे।
रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख चित्रों में पहाड़ी लोकनृत्य, पहाड़ी सीस से बचने का सहारा, गांव की सुबह, काम की समाप्ति पर, श्लथ, बालक, बाजार, गपशप, शहर की रोशनी, सांझ ढले, जाड़े की रातें, पहाड़ी, घसियारे, नीलकंठ आदि शामिल है, जो कि दर्शकों को अभिभूत कर देती। कौन? रणवीर सिंह बिष्ट की। रणवीर सक्सेना के प्रिय चित्रों में प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग, झूला आदि उल्लेखनीय है। किरण दर लखनऊ स्कूल के वरिष्ठ कलाकारों में से थे, जिनके चित्र पद्धति चीनी और जापानी प्रभाव झलकता है। भवानी चरण ग्यू को सुप्रसिद्ध चित्र रामलीला है, तो रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? भवानी चरण ग्यू का है। शमशेर सिंह, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिपिन अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय आदि कवि होने के साथ चित्रकार भी थे। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख चित्र हैं पक्षताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दुःस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष, अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा। अमृता शेरगिल गोरखपुर विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज और महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। जितना इंपॉर्टेंट था वो हम लोग पढ़ चुके, थोड़ा सा इसको एक बार देखना है आपको। राज कपूर चितेरा, प्रयागराज ने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई है। किसने? राज कपूर चितेरा ने। महेंद्र नाथ सिंह ने कांगड़ा व काशी शैली पर काम किया है। विश्वनाथ मेहता के सुप्रसिद्ध चित्र है प्यासा, ऊंट, सुहाग, बिंदी व षष्ठी आदि। सत्यम शिवम सुंदरम किसका है? ये इंपॉर्टेंट है, शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध सत्यम शिवम सुंदरम है। नंद किशोर शर्मा कालीन, ट्रे व चीनी मिट्टी बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? नंद किशोर शर्मा। आगे हम लोग का लोकगीत के बारे में भी देख लेते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ चुके। प्रदेश में लोकगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र अवसरों के अनुसार लोकगीतों में जो सुर लय, तो कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरिकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेसिया, सोहर, बधाई गीत, कव्वाली आदि लोकगीत पूर्वांचल में गाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे। कजरी का पता है, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी हो सकता ना पता हो, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, सब कहाँ के? पूर्वांचल के। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसका? विंध्यवासिनी देवी का। मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े, पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा व अक्खड़ अखाड़ा है। थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में गाई जाती है। मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्त कजरी की प्रमुख गायिका कौन है? मालिनी, उर्मिला, अजीता, उषा। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी व संस्कार गीत ये अवध के हैं। कजरी मतलब इम्पोर्टेंट हमारा कहाँ का है? वो हमारा मतलब पूर्वांचल का है, लेकिन अवध में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, समाज गायन, मल्हार व पटका आदि ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। समाज गायन ब्रज क्षेत्र के मंदिरों आश्रमों में किया जाता है। हरदौल, पवारा, आला, ढिमिराई, चंगेलिया, कुमार, राजछरा, दीवारी व तकरार गीत आदि बुंदेली लोकगीत हैं। आला पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बुंदेली लोकगीत से गायन में वीर रस की प्रधानता होती है। रागी, ढोला, लावनी, बन्ना व गुजरी आदि पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। भजन, पूरन, भगत, भृतहरि, निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्तपूर्ण गीत हैं, जो साधुओं द्वारा पूर्ण प्रदेश में गाए जाते हैं। गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्र में ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, रणसिंगा हो गया, रैंगड़ी हो गया, केंगड़ी हो गया, मृदंग हो गया, नाल हो गया और मंजीरा हो गया, झांझ हो गया, चिमटा हो गया, करताल हो गया, बेला, चम्मच, हारमोनियम, थाली आदि मुख्य हैं। ठीक है, चलिए अभी इतना रखते हैं। आगे शास्त्रीय नृत्य का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसी का टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।